हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तनीश सर। तो बच्चों, यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ गए एक और नया सेशन, लेक्चर नंबर 1। आज से हमारी क्लास जो है क्लास 10th की चैप्टर्स 1 जो है शुरू हो रहा है। वास्तविक संख्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने सिलेबस को और उसके एग्जाम पैटर्न्स को एनालिसिस किया था, सारी चीज़ें समझी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जा करके विजिट करके देख सकते हैं। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है एक्चुअल में, और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी थ्योरी को, उदाहरण को समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। इसको आज हम समझने वाले हैं, थ्योरी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, वो भी क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट क्या कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं, और हम आज क्या करेंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इनमें कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया जाता है और कौन से हमें थ्योरी इसके अंदर पढ़नी है, समझनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम आगे की बात शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। ठीक है, क्लास 9th में आपने सारी चीज़ें संख्याओं के बारे में, क्योंकि पहला ही चैप्टर क्या था, संख्या पद्धति था। संख्या पद्धति के अंतर्गत, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपने क्या किया था, सारी संख्याओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ तो इकट्ठी की ही थी। ठीक है, परमेय संख्या के बारे में पढ़ा, अपरमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे पूर्णांक पढ़ा था, पूर्ण संख्या पढ़ी थी, प्राकृत। उसी को हम एक बार फिर से यहाँ पे दोहराने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बातों में दोहराएं। तो पहले क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, वो सभी संख्याएं जिससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन, या फिर सीधी सीधी बात बोले तो जिससे हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, किसी चीज़ को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, जितनी भी पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो। ठीक है, फ्रैक्शन में हो, या फिर दशमलव में हो, रूट के अंदर हो, ये सभी पॉसिबल वैल्यू, मतलब चाहे दशमलव में हो, फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, रूट के अंतर्गत हो, सारी संख्याएं इसके अंतर्गत वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं परमेय संख्या, दूसरी अपरमेय संख्या। इसके बारे में भी क्लास 9th में पढ़ा था। परमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी। ठीक है, अगर हमें अपरमेय के बारे में जानना है तो अपरमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ये चीजें हमने पढ़ रखी थी। ठीक है, यानी परमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी और क्यू के फॉर्म में हम लिख सके, जिसको बट्टे और सही के रूप में लिख सके, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर, यानी हर जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू पूर्णांक हो। अपरमेय संख्या यहाँ पे यही है, सिंपल सी अपरमेय संख्या में हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा और पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी यहाँ पे नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, परमेय संख्या में जितने भी दशमलव होंगे, ठीक है, दशमलव वाले नंबर, जितने भी दशमलव वाले नंबर्स होंगे, जितने भी भिन्न होंगे, ठीक है, साधारण संख्याएं जो होंगी वो भी इसी के अंतर्गत आएंगी, और यहाँ पे पूर्ण वर्ग, ठीक है, क्या आएगा, पूर्ण वर्ग भी इसी के अंतर्गत आएगा, यानी परमेय संख्या। अपरमेय संख्या पहचानने का सिंपल सा तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, रूट लगाओ। क्या लगाओ, रूट। और रूट के अंदर जो अंक हो ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, सबसे मेन बात। ठीक है, पूर्ण वर्ग निकल गया, जैसे हमने रूट का 4 लिख दिया, रूट का 4 लिखते ही क्या हो जाएगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 बट्टे में हम एक लिख करके पी बटे क्यू के रूप में इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई, परमेय संख्या, यानी पूर्ण वर्ग संख्या एक परमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या नहीं होती। बाकी रूट के अंतर्गत आपको जो भी दिखता है यहाँ पे अपरमेय संख्या ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम परमेय संख्या को दो भागों में बांटते हैं, अपूर्णांक संख्या और पूर्णांक। ठीक है, अपूर्णांक मतलब क्या होता है, जो भिन्न वगैरह अक्सर होते हैं, 2/3, -3/4, 0.23, ये सब पूर्णांक नहीं है, पूरे अंक नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस, डेसिमल्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि पूर्णांक क्या है, वो नंबर जो पूरे पूरे हों, ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, इससे नहीं फर्क पड़ता। जैसे माइनस का 2 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक इस तरह से बांटते हैं। उसके बाद पूर्णांक को हम दो भागों में बांटते हैं, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, यानी हमने माइनस वाली संख्याओं को अलग कर दिया, -1, -2, ऐसे कहाँ तक का, माइनस इनफाइनाइट, सारी ऋणात्मक संख्याओं को क्या कर लिया,
अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हमारे बचता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी जीरो बचा और इसके साथ में 1 2 3 4 ऐसे प्लस इनफाइनाइट, ये पूरा नंबर बच गया, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है और पूरा पॉजिटिव नंबर इसके अंदर इंक्लूड होता है। पूर्ण संख्या को फिर अलग से बांटेंगे तो शून्य, जीरो को हमने अलग कर लिया, ठीक है, जीरो को अलग कर लिया। तो जीरो को अलग करते ही जो संख्या बचेगी वो कहलाती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जीरो सॉरी जीरो हटा दिया, 1 2 3 ऐसा प्लस इनफाइनाइट, यानी जितने भी धनात्मक संख्या हैं पॉजिटिव नंबर से वो सभी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। तो आई होप इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो संख्या यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए कुछ विशेष संख्याएं यहाँ पे और थोड़ी सी हमें समझनी है, क्योंकि इसके बाद हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इनको इनके बारे में भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। वैसे ये छोटी क्लास की चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से बता दे रहे हैं आपको आसानी से समझना। फैक्टर, गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड वो संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से क्या कर दे, विभाजित कर दे, यानी पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे। जैसे 12 है, ठीक है। अब 12 को दो पूरा पूरा विभाजित कर देगा, तीन पूरा पूरा विभाजित कर देगा, ठीक है, तो चार विभाजित कर देगा, छह विभाजित कर देगा, 12 और एक, ये सभी इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड, फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यानी कोई भी संख्या क्या करते हैं, किसी भी संख्या को जब पूरा पूरा विभाजित कर दे तो वो उसका फैक्टर कहलाती है, ठीक है। भाज्य संख्या के लिए लिखिएगा, जिस संख्या के, ठीक है, जिस संख्या के तीन या तीन से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, यानी वो संख्या है जिस संख्या के तीन या तीन से ज्यादा गुणनखंड हो। सीधी सीधी बात है, तीन या तीन से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। और अभाज्य संख्या के लिए जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, वो भी कौन कौन से होंगे, एक तो एक होगा और एक वो संख्या स्वयं होगी, ठीक है, वो संख्या अभाज्य कहलाती है। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए देखें, जिस संख्या के तीन या तीन से ज्यादा गुणनखंड होंगे, जैसे हमने ले लिया चार, चार किससे किससे डिवाइडेड होगा, एक से होगा, चार स्वयं से होगा, और ये दो से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, भाज्य संख्या। और याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या चार ही है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चार हो गया, नौ हो गया, छह हो गया, 12 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। और वो संख्या है जो केवल दो गुणनखंड रखती हूँ, या मतलब एक से डिवाइड हो और स्वयं से। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिएगा दो छोटी संख्या और दुनिया की एक ऐसी संख्या, सम संख्या जो कि अभाज्य है, ठीक है। बाकी ऐसी कोई संख्या सम नहीं मिलेगी जो अभाज्य मिल जाए आपको। तो दो है, तीन, उसके बाद पाँच, सात, 11 ऐसे आपकी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। ये सब संख्याएं या तो एक से डिवाइडेड है या तो स्वयं से, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना है, इस पे डायरेक्टली एमसीक्यू बनते हैं, आपको कुछ पेयर्स दे दिए जाते हैं, उसमें पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं साध्य हैं। पिछली बार 2 सालों से एक एक क्वेश्चन करके एमसीक्यू में पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, पहले समझ लीजिएगा कि अभाज्य संख्या क्या है। दो संख्याएं होंगी ए और बी, ठीक है, कम से कम दो संख्याएं रहेंगी सहभाज्य में, याद रखिएगा। और इन दोनों का मासा या एचसीएफ, सीधी सीधी बात बोले तो क्या होना चाहिए, एक, या फिर कह दे उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, हमने लिख दिया 18 और 25, ठीक है, इनके बीच का कॉमन कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, ये तीन से कटेगा और ये 5 से कटेगा, ठीक है। एक दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको दोनों को काट दे, ठीक है। लेकिन जैसे हमने लिखा 4 और 12, ठीक है, तो देखो 4 स्वयं से 4 से कटेगा, दो से भी कटेगा, और 12 भी दो से कट जा रहा है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर दो निकल के आ गया, जो कि नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक, यानी कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। अगर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले ले, ठीक है, जैसे हमने ले लिया 18 ले लिया और 30 ले लिया, ठीक, ये भी सहभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तीन से कट जाएगा और ये भी तीन से कट जाएगा, तो क्या है, ये गलत है, ठीक है।
4 ले लिया, 9 ले लिया, ये सहाभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 2 से कटेगा और 9 3 से कटेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक के अलावा इनको दोनों को एक साथ काट दे। ठीक है, तो वो दो संख्याएं या उन दो संख्याओं का युग्म होगा, दो संख्याओं का युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या फिर जिसका मासा क्या हो, एक हो। एक के अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो एक हो वो संख्या क्या कहलाती है? सहाभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये बातें आपको संख्याएं याद रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारे लिए, हाँ, पहला थ्योरम आ गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेना है संख्याओं का गुणनखंड, या फिर यहाँ पे हम कहें अगर लिखे तो अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखें? अभाज्य गुणनखंड लिखना है हमें। ठीक है, गुणनखंड के रूप में तो ढेर सारी संख्याएं जाती है। गुणनखंड या फैक्टर वो संख्या कहलाती हैं जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अभाज्य संख्या निकालनी है, यानी वो अभाज्य संख्या है जो उस संख्या को पूरा पूरा काटे, उसका कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इसका निकालने का दो तरीका होता है। आपकी किताब में दो तरीके दिए गए, एक तो गुणनखंड ब्रिज या ट्री मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्री फैक्टर, और एक होता है आपका डिवाइड मेथड, भाग विधि। अब 120 का निकालना है, इसका ट्री बनाना है, बस ऐसे आप करिए 2 से। अब अभाज्य संख्या जो होंगे उन्हीं से डिवाइड करेंगे, 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 ऐसा जाएंगे। ठीक है, तो 2 से काटोगे तो 2 से 2 छक 12 60 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटोगे 2 3 6 30 आ जाएगा। 2 से काटोगे 15 आएगा, और इसको 3 से काटोगे 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर इस साइड में हमने रखे इसको सबको गोला कर लो ऐसे। ठीक है, यही हो गया फैक्टर। इसको लिख दो ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हमने क्या किया, एक संख्या ली, उसको ट्री मेथड में ऐसे फैक्टर कर डिवाइड करते हुए आए, जो अभाज्य संख्या मिली उसको ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख लिया। यही हमारे लिए क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। भाग विधि में क्या होता है, बस कुछ नहीं, आपको ऐसे हल बनाना पड़ेगा। 2 से काटोगे 60 आएगा, 2 से काटोगे 30 आएगा, 2 से फिर काटोगे 15 आएगा, 30 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे ठीक आएगा। लास्ट में एक बच गया आपके लिए, बस यही फैक्टर बन गया। अब इस फैक्टर में देखोगे तो ये भी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चाहे हम गुणनखंड से करें चाहे भाग से करें, आंसर आपका वही आने वाला है। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं गुणनखंड ब्रिज मेथड से या भाग विधि से। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। वैसे भाग विधि से हम बचपन से करते आते हैं, छोटी क्लास में ही लासा मासा सीखते हैं, ये थोड़ा आसान लगता है। गुणनखंड ब्रिज सिर्फ वही पे है, बस इसका फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है। ठीक है, अब यहाँ से अंकगणित आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या निकल गया है, तो ध्यान से देखिए। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है 120 क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि कट रहा है ना किसी संख्या, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। और याद रखिएगा, इनके क्रम को ना बदला जाए तो ये अद्वितीय होता है। अब इसका क्या मतलब है, मान लो हमने क्या किया, 120 को गुणनफलों के रूप में लिख लिया। यहाँ बात तो समझ में आ गई कि 120 एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लिया। लेकिन अगर इनके क्रम को ना बदला जाए तो ये अद्वितीय है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, क्रम 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 ऐसे अगर क्रम रखते हैं, याद रखिएगा आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके इसका फैक्टर करोगे या दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसका फैक्टर करेगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, यही अद्वितीयता का नियम है, इसके अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बनता है। तो आगे चलिए देखते हैं, ये लिखा गया है आपको अपने यहाँ से, देखिए क्या देख, अंकगणित आधारभूत प्रमेय बताता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, उन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी केवल एक ही प्रकार से, दुनिया में कहीं भी बैठ के लिखिए आप, केवल एक तरीके से लिख सकते हैं इसको, अलग अलग तरीके से नहीं। यदि गुणनफलों की संख्या में क्रम की उपेक्षा की जाए, यानी क्रम ना बदलने पर ध्यान दें। जैसा भी देखो हमने लिखा था पीछे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ये हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा यदि इनके गुणनफल संख्याओं के क्रम की उपेक्षा ना की जाए। ठीक है, मतलब उपेक्षा मतलब क्या, इसको ऐसा ना इग्नोर ना किया जाए। और बाकी लिखने का तरीका तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। ये है वही, बस 2 को हमने थोड़ा पीछे कर दिया, एक और 2 को पीछे कर दिया, लेकिन संख्याएं वही है। ठीक है, क्रम इधर उधर करोगे तो बदलेगी संख्या नहीं, गुणा करने पे 120 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्रम ना बदले तो सिंपल सी बात है, केवल एक ही प्रकार से लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। यानी इसके क्रम को ध्यान में रखा जाता है, ये हमेशा अद्वितीय रहेगा, बदलेगा नहीं।
यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है और इसी की सहायता से हम क्या करना सीखेंगे, लासा और मासा निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इसको पहले तो देखिए। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना पड़ेगा, इनका फैक्टर करना पड़ेगा। तो पहले तो 6 का गुणनखंड करो, 6 का गुणनखंड करोगे तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। और 20 का गुणनखंड करना है, 2 दामा 20, 2 पच्चे 10, 5 एकम 5। अब यहाँ से देखिएगा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 20 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणे 5। तो 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यहाँ पे हमें निकालना है लासा, ठीक है। लासा में आप निकालते वक्त ध्यान रखोगे बातों को। अब यहाँ से आसान भाषा में थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। लासा निकालते वक्त सभी गुणनखंड शामिल करेंगे, किसको हम, सभी सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात कितनी, अधिकतम घात। याद रखिएगा ये पॉइंट नोट करने वाली पॉइंट है। सभी गुणनखंडों में आपको क्या करना है, अधिकतम घात शामिल करनी है, ठीक है। ये पॉइंट आप क्या करिएगा, नोट करके रखिएगा कि सभी गुणनखंड की अधिकतम घात निकालनी है। जैसे अब यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 है। तो अधिकतम घात यानी 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा, यहाँ से हम ले लेंगे इसको 2 की पावर 2। सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, सभी। तो 3 है, 3 इसमें तो नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 यहाँ तो है तो इसकी पावर क्या है, 1, हम इसको भी शामिल करेंगे, ठीक है। 5 यहाँ पे ऊपर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम इसको शामिल करेंगे, तो यहाँ पे 5 को भी शामिल करेंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 और ये 5, 4 तीन 12, 12 पंचे 60। इसका मासा क्या हो जाएगा, 60, ओ सॉरी लासा क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा अगर हमें मासा निकालना हो, ठीक है। अगर हमें मासा ज्ञात करना है तो क्या, मासा के लिए याद रखिएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम, ठीक है। ये पॉइंट भी आपके लिए याद रखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात याद रखनी है। अब ये क्या सिस्टम है, तो थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे उभयनिष्ठ कह रहे हैं, उभयनिष्ठ मतलब क्या है, उभयनिष्ठ का मीनिंग ये है कि जो इनमें दोनों में होने चाहिए। अब इसमें 6 और 20 में ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो आपको दोनों में दिख रहा हो, बिल्कुल 2 दिख रहा है, और इसकी न्यूनतम घात लेनी है। न्यूनतम घात का मतलब क्या है, 2, ठीक है। क्या लेना है, 2, 2 की पावर 1। तो यहाँ से हमारा मासा निकल के क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। ये हो गया आंसर। तो लासा और मासा में ये बातें आपको याद रखनी है। लासा निकालते वक्त आप सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात को याद रखिएगा, मैक्सिमम पावर लेनी है, लेकिन सभी फैक्टर ऑल फैक्टर, ठीक है। जितने भी गुणनखंड उसके अंतर्गत हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, सब की मैक्सिमम घात को ही ढूंढना है। जबकि मासा निकालते वक्त आप याद रखिएगा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है सिर्फ उनकी न्यूनतम घात को ही एनालिसिस करना है, न्यूनतम घात को ही ध्यान रखना है, और जो दोनों में मतलब दोनों नंबर्स में वो इंक्लूड होने चाहिए। चलिए उदाहरण नंबर 4, अगला उदाहरण है, इसमें 3 संख्या है, संख्या 6, 72 और 120। सबसे पहले तो क्या काम करना है, इनको हल करने के लिए आपको इनका फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 है, एक फैक्टर करोगे 2 से, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। 72 का करोगे, 2 से काटोगे 2 तिहाई 7, 2 छंग 12, 2 से 18 36, 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। इसको 20 का निकालोगे तो 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 से काटोगे 2 तिहाई 7, 30 आ जाएगा। 2 से काटोगे 15 दूनी 30, 3 से काटोगे 3 पचे 15, 5 5। अब यहाँ से देखना, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। उसके बाद में 72 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, क्योंकि 2 1 2 3 बार रिपीट, 2 का क्यूब और उसके बाद में 3 का स्क्वायर। उसके बाद में 120 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब 3 गुणे 5, ठीक है। ये अब हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, ठीक है। तो मासा भी निकालना है, लासा भी निकालना है। तो मासा के लिए हमें क्या है, हमें ढूंढना है कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो दोनों में तीनों में होने चाहिए।
तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, 2 और 3 ऐसे नंबर दिख रहे हैं, यहाँ से 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर मासा निकालना है तो कॉमन फैक्टर तो हमने 2 ढूंढ लिया, और इसकी न्यूनतम पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है। ठीक है। अब और कुछ नंबर रिपीट करें, बिल्कुल 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो 3 की मैक्स मिनिमम पावर क्या होगी, 1, सॉरी मिनिमम पावर लेना होता है ना, न्यूनतम घात। तो यहाँ पे 3 पावर 1, यहाँ पे भी 3 पावर, यानी 3 की पावर 1 हो गया। और 2 1 कम 2, 3 कम 3, 3 दूनी 6, इसका मासा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। और लासा अगर निकालनी है, लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, सब फैक्टर की मैक्सिमम घात लेंगे। तो 2 की मैक्सिमम घात क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3, 3 का मैक्सिमम घात क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, और 5 अकेले बचेगा। ठीक है, 5 पावर 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरिक 9, 5, ये 8 पंचे, इसको गुणा करो, 8 पंचे 40, और 40 को 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 360, इसका माना क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, मासा निकालते वक्त घनिष्ठ गुणनखंड जो कॉमन फैक्टर होंगे उनका सबसे न्यूनतम घात यानी छोटी घात लेनी है, जबकि लासा निकालते वक्त सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात सभी को शामिल करना है उसके अंदर, बस इतनी बात याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला आपका है कि संख्याओं तथा उनकी मासा और लासा की भी समझना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझें, अगर इसको थोड़ा एग्जाम्पल के समझे तो ये तरीका ध्यान से देखिएगा कि संख्याओं तथा उनकी मासा और लासा के भी समझना। हमने एक संख्या ले लिया 12, एक संख्या ले लिया 15। ठीक है। अब इनका फैक्टर करके इनका पहले तो हम लासा और मासा निकाल लेते हैं। तो इसको काटोगे 2 छः 12, 2 तिहाई 4, 3 एकम 3, और इसको काटोगे 3 पचे 15, यानी यहाँ से देखोगे तो 12 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3, और 15 हो जाएगा आपका 3 गुणे 5। ठीक है। अगर हमें मासा निकालनी है तो मासा के लिए हमें पता है कि क्या होगा, कॉमन ढूंढना होगा, कॉमन 3 है दोनों में, और इसमें घात दोनों बराबर है तो हमें 1 लेंगे। और कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, मासा हमारा तो 3 हो गया। अगर लासा निकालना है तो लासा के लिए क्या करना होगा, सभी को शामिल करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर शामिल होगा, 3 होगा, और 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, कितना हो जाएगा मासा, 60 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक इनके बीच का रिलेशन क्या है, ये याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट में या फिर एक फार्मूला याद रखिएगा, और इस फार्मूले पर 2023, 2024, 2025 के पेपरों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है। एमसीक्यू से लेकर के लॉन्ग टाइप में भी। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा, ये फार्मूला आपको हर हाल में नोट करके ही रखना है। ठीक है, नोट करके रखिएगा। या फिर इसको लिख सकते हो ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम। ठीक है, ये भी वही चीज़ है। अब देखो इसको प्रूव करें, मतलब लगा के देखें क्या ये बात सही है। हमने संख्या क्या ले रखी थी, 12 ले रखा था, पहली संख्या हमने लिया 12। ठीक है, हमने क्या ले लिया 12। दूसरी संख्या 15, लासा कितना निकल गया 60, मासा कितना निकल गया 3। इसको गुणा करो, 12 पंचे 60, जीरो हासिल आएगा 6, 12 एकम 12, 12 6 18, 180 हुआ, 6 त्रिक 18, 180 बोला है ना। ये चीज़ इसी पे आपको क्या करते हैं, बहुत सारी सवालें बनते हैं। सवालें बनती कैसे हैं वो आगे देखिए। ठीक है, आगे बता रहे हैं सवालें बनती कैसे हैं। इसमें से क्या करेंगे, पहली संख्या दे देंगे, दूसरी संख्या दे देंगे, लासा दे देंगे, आपसे मासा पूछ लेंगे। ठीक है, या मासा दे देंगे लासा पूछ लेंगे, या लाशा और माशा दे देंगे, कोई एक संख्या दे देंगे, दूसरी संख्या पूछ लेंगे। मतलब 4 चीजें, इसमें से 3 चीजें तो आपको देंगे और एक चीज क्या कर देंगे गायब, उसको आपको क्या करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। यहाँ पे यहाँ उदाहरण नंबर 3, यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं पहले कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए, और फिर क्या करिए इनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, पहले तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 का पहले तो गुणनखंड करिए जल्दी जल्दी से। 96 का गुणनखंड हो जाएगा 2 चौक 8, 2 और 16, 2 से 24, 2 से काटोगे 12, 2 छः 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, और यहाँ से 404 को काटोगे क्या आ जाएगा, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 दिनों में 0, 2 दूनी 6, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दिनों में 0, 2 एकम 2, और 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये खुद से कटेगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ गया, 96 को देखोगे तो 2 की पावर में 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5,
और 3, और 404 में देखोगे तो ये आया 2 की पावर 2 पूरे 101। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है हमें? एचसीएफ निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे? एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, 2 और 5 दोनों काम है, दोनों में है, और इसकी न्यूनतम घात क्या है? 2 है, यानी एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, क्या निकल के आ गया? 4। अब यहाँ से हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए या तो हम ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर फार्मूला लगा दें, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये भी लगा सकते हैं। पहली संख्या क्या है? 96, दूसरी संख्या 404। एलसीएम बिल्कुल नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। और एचसीएफ क्या है? 4। 4 यहाँ पे गुणा में, वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से एक कम काट दो उसको, 4 एक कम 4, ये कटेगा 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? 96 इंटू 101। इसको यहाँ पे गुणा करा लो। ठीक है, तो 90 एक मिनट, 101 में इसको मल्टीप्लाई कर लो। एक जगह 6 कम 6, 6 कम 6। ठीक है, और जगह 9 तो 9 6 9 6। ठीक है, यानी इतना आ जाएगा 96 96 9696। ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, यानी पहली संख्या पूरी दूसरी संख्या बराबर में, ऐसा कुछ करके आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह से सवालें बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि जैसे यहाँ पे हमने पहला क्या सीखा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसकी सहायता से हमने क्या किया? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मूला सीखा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये सीखा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड में से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एलसीएम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सभी गुणनखंड। ठीक है, क्या चाहिए होता है? सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर। ठीक है, अधिकतम घात चाहिए होता है। और जबकि हमें एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए था? एचसीएफ के लिए सिर्फ उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में दोनों कॉमन होने चाहिए, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात चाहिए होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अब प्रश्नावली 1.1 लगाएंगे तो आपको लग जाएगी। बाकी हम प्रश्नावली 1.1 नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं? पूरी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये चैनल का नाम रहा, इसको आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, और अगर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर इनसे जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और अयान्स अकेडमी को व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना ही, लगाते रहिएगा। अगला वीडियो जो रहेगा वो प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी के पूरे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।